points -2, -1. You get the points -2, -1, -1, 0, -2, -1, 1, 0, 4, 3, and 1, 2 are the vertices, and 1, 2 are the vertices of a parallelogram. Are the vertices of a parallelogram. Full stop. उसके बाद वो पूछे is it a rectangle? Is it a rectangle? Is it a rectangle? अब देखिएगा क्या है ये वाला जो क्वेश्चन है, इस वाले में ना ये पूछ रहे हैं प्रूव दैट द पॉइंट्स, ये इनको पॉइंट्स दे रखे हैं, 4 पॉइंट्स हैं। वो कह रहे हैं कि ये चारों पॉइंट्स जो हैं दे आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। एक चीज़ तो आपको ये प्रूव करनी है, फिर वो प्रूव करने के बाद में आपको ये बताना है कि क्या ये एक रेक्टेंगल होगा या नहीं। क्योंकि अगर हम किसी पैरेललोग्राम की बात करें तो पैरेललोग्राम कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कब होता है, जब उसकी अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल होती है, तब उसको हम पैरेललोग्राम बोल देते हैं। अच्छा, वो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब हो सकता है, जब उसके डायगोनल्स भी इक्वल हो जाए। अगर उसके डायगोनल्स अनइक्वल हैं तब तो मैं कहूँगा कि वो पैरेललोग्राम ही है, और अगर उसके डायगोनल्स भी इक्वल हो गए आपस में तब मैं कहूँगा कि अब ये रेक्टेंगल है। ठीक है, तो देखिएगा हम ये कहेंगे लेट द गिवन पॉइंट्स बी, ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं इनको एक सीक्वेंस में मान लेंगे हम A B C D या P Q R S, जैसा आपका मन करे। तो आप लिखिएगा लेट द गिवन पॉइंट्स बी A -2, -1, B 1, 0, C 4, 3 and D 1, 2। हमारे पास ये 4 पॉइंट्स दे रखे हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा ये 4 पॉइंट्स हैं, तो हम क्या करेंगे, एक क्वाड्रिलेटर बना लेंगे पहले तो इस तरीके से। इन पॉइंट्स को मुझे सीक्वेंशियली ही लेना है, तो A यहाँ पर ले लिया, A के कोऑर्डिनेट्स हो गए -2, -1, B के कोऑर्डिनेट्स हो गए 1, 0, C के कोऑर्डिनेट्स हो गए 4, 3 और D के कोऑर्डिनेट्स हो गए 1, 2, है ना। A B C D इस तरह से हो गए। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद देखिएगा कि अब ये जो AB है, AB की लेंथ हमको निकालनी है। Prove that the points are the vertices of a parallelogram. मैं क्या AB और CD निकालूं या कुछ और करें, बताइए। डिस्टेंस फार्मूला से ये सब कुछ या तो ये निकालते हैं, चलिए ठीक है। AB अच्छा ये ना बहुत लंबा हो जाएगा डिस्टेंस फार्मूला से। एक दूसरा शॉर्टकट बताता हूँ आपको। हाँ, 6 आपको निकालनी पड़ेगी। इससे ज़्यादा बेटर क्या है वो देखिएगा। आप क्या करिए यहाँ पर, मिड पॉइंट ऑफ AC, AC का मिड पॉइंट निकाल लो। AC का मिड पॉइंट, AC का मिड पॉइंट तो ये x1 y1 और ये x2 y2, तो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा x1 + x2/2 -2 + 4/2, x1 + x2/2, y1 + y2/2 यानी कि -1 + 3/2। तो -2 + 4 कितना हो गया 2/2।
और ये भी 2/2, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास, इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 1,1 मिड पॉइंट ऑफ AC। उसके बाद मैं कहूँगा BD का मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट ऑफ BD का मिड पॉइंट निकालते हैं। BD का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, वही x1 y1 x2 y2, तो 1x1 + x2 y2 मतलब 1 + 1/2 मामा x2 + y2/2, तो 0 + 2/2, तो 1 + 1 is 2/2, 0 + 2 is 2/2, 1 1। तो रिजल्ट क्या आ गया, 1,1 1,1। ठीक है, तो दोनों का मिड पॉइंट क्या आ रहा है, 1,1 आ रहा है। ये मिड पॉइंट है, इसको मैंने बोल दिया 1,1। इसका मतलब क्या है जब मैं मिड पॉइंट निकाल रहा हूँ तो मिड पॉइंट का मतलब ये हो गया कि जैसे मैंने AC का मिड पॉइंट निकाला, तो इसका मतलब ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, मतलब AO CO के इक्वल है, समझ गए। इसी तरीके से जब मैं BD का मिड पॉइंट निकाल रहा हूँ तो ये BO जो है वो DO के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का मिड पॉइंट सेम ही आ रहा है। और हम ये कहेंगे कि AC जो है, AC को कौन बाइसेक्ट कर रहा है, BD, और जो BD है, BD को कौन बाइसेक्ट कर रहा है, AC। तो हम ये कहेंगे कि डायगोनल्स ऑफ ABCD बाइसेक्ट ईच अदर, देयरफॉर इट इज अ पैरेललोग्राम। कोई भी जो पैरेललोग्राम होता है उसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो इतना बस, दोनों का मिड पॉइंट अगर सेम आ जाए तो हम ये कहेंगे कि ये सफिशिएंट कंडीशन है किसी को भी पैरेललोग्राम प्रूव करने की। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि mid point of AC is equal to mid point of AC is equal to mid point of BD, that is diagonals AC and BD, diagonals AC and BD bisect each other. So ABCD is a parallelogram। पहली चीज तो ये हो गई कि ये पैरेललोग्राम हो गया। अब ये रेक्टेंगल है या नहीं है, तो रेक्टेंगल है या नहीं है वो प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर डायगोनल्स इक्वल आ गए आपस में, मतलब AC और BD अगर इक्वल हो गए तो फिर वो रेक्टेंगल है। अगर AC और BD इक्वल नहीं हुए तो फिर वो रेक्टेंगल नहीं है, फिर वो नॉर्मली पैरेललोग्राम है बस। तो इस तरीके से क्या हुआ कि मैं AB BC CD और DA वो निकालने से बच गया, वो लंबा मेथड था। फिर मुझे AB को CD के इक्वल प्रूव करके दिखाना होता, ये देखना होता कि BC AD के इक्वल है या नहीं, तो वो लंबा मेथड था। ज़्यादा बेटर ये है इसका मिड पॉइंट निकालो और इसका मिड पॉइंट निकालो, दोनों अगर सेम है तो हम कहते हैं कि पैरेललोग्राम। अब AC की लेंथ निकालिएगा, यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा AC की लेंथ निकालने के लिए, x1 y1 x2 y2। तो AC कैसे निकलेगा, डिस्टेंस फार्मूला से x2 - x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 4 - -2 का होल स्क्वायर, 4 - -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, 3 - -1 3 - -1 का होल स्क्वायर, तो 4 + 2 का होल स्क्वायर, 3 + 1 का होल स्क्वायर, 4 + 2 is 6, 6 का स्क्वायर is 36, 3 + 1 is 4, 4 का स्क्वायर is 16। तो ये हो गया √52, ये हो गया AC। अब इसी तरीके से मैं निकालता हूँ BD। BD देखेंगे, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, 1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो 2 - 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। 1 - 1 is 0, तो 0 का होल स्क्वायर is 0,
है ना, 2 का स्क्वायर इज 4, ठीक, तो ये 4 आ गया, अल्टीमेटली ये 2 आ गया। हम ये कहेंगे सिंस AC is not equal to BD, so it is not a rectangle। अभी इस टाइम आप में से किसी के पास NCERT है क्या, नई वाली मैथ्स की NCERT अभी इस टाइम है नहीं, कोई बात नहीं। हाँ कोई बात नहीं, मैं वो ये देख रहा था कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल वाला जो है वो सिलेबस में है, वो देख लेता हूँ, मैं ऑनलाइन देख लूँगा कोई। एग्जाम्पल नंबर 10 देखिए, प्रूव दैट that 4 minus 1 6 0 4 minus 1 6 0 7 2 and 5 1 7 2 and 5 1 are the vertices of a rhombus। यही वाला कह रहे थे, are the vertices of a rhombus। Rhombus, full stop। Is it a square? हाँ जी, कहानी इसमें भी सेम है कि जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, यानी कि AC और BD का अगर मिड पॉइंट सेम आ गया तो मैं ये कहूँगा कि फिर वो रोम्बस है, ठीक है। और डायगोनल्स उसके इक्वल नहीं होते रोम्बस के, लेकिन स्क्वायर है तो उसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं। Let the given points be A 4, -1, B 6, 0, C 7, 2, and D 5, 1। तो मिड पॉइंट जब मैंने बना लीजिए इसको, -1, B है 6, 0, C 7, 2 and D 5, 1। पहले निकालिएगा मिड पॉइंट ऑफ AC, x1 + x2/2, y1 + y2/2, x1 + x2 4 + 7/2, y1 + y2/2, -1 + 2/2, 4 + 7 is 11/2, -1 + 2 is 1, 11/2, 1/2। ये तो हो गया मिड पॉइंट ऑफ AC। ऐसे ही निकालेंगे मिड पॉइंट ऑफ BD, तो A और C को ऐसे ज्वाइन कर दिया, B और D को ज्वाइन कर दिया, इसका मिड पॉइंट आ गया O। मिड पॉइंट ऑफ BD, तो x1 + x2, y2, y1 + y2/2,
11/2 कॉमा 1/2। तो फिर वही कहेंगे ये सिंस मिड पॉइंट ऑफ AC is equal to midpoint of BD, that is diagonals bisect each other. So ABCD is a parallelogram. कभी rhombus नहीं कह सकते इसको, parallelogram। और पैरेललोग्राम रोम्बस कब होता है? पैरेललोग्राम रोम्बस तब होता है जब उसकी जो एडजेसेंट साइड्स है, मतलब बराबर बराबर वाली साइड्स हैं, वो इक्वल हो जाती है। भाई पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम का मतलब क्या है कि ये जो अपोजिट साइड्स है ये तो इक्वल हो गई, पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। तो ये AB जो है वो CD के इक्वल हो गई, BC जो है वो DA के इक्वल हो गई। आपको बराबर बराबर वाली एडजेसेंट साइड्स इक्वल प्रूव कर देनी है, तो यही पैरेललोग्राम को फिर मैं रोम्बस कह सकता हूँ। ठीक है, आप ये देखिएगा कि मैं ये प्रूव कर दूँ कि AB BC के इक्वल है। तो पहले AB निकालते हैं। AB कैसे निकाला जाएगा? डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो 0 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 4 हो गया 2, 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 0 माइनस माइनस 1 मतलब 0 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर इज 1 अंडर रूट 4 प्लस 1 यानी कि रूट 5। तो AB की वैल्यू हो गई रूट 5। इसके बाद ऐसे ही BC निकालेंगे। BC निकालेंगे तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मतलब 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो गया अंडर रूट 5। तो हम ये कहेंगे कि AB और BC ये दोनों इक्वल आ गए। ठीक, सिंस AB इज इक्वल टू BC दैट इज एडजेसेंट साइड्स, बराबर बराबर वाली साइड्स, दैट इज एडजेसेंट साइड्स of a parallelogram adjacent sides of a parallelogram are equal, so it is a rhombus. So it is a rhombus. ये हो गया proof। ठीक है, पहली चीज। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद अब हमको ये प्रूव करना था या ये चेक करना था, रोम्बस तो प्रूव हो गया, अब ये चेक करना था कि क्या ये स्क्वायर है। तो स्क्वायर होने के लिए क्या होना चाहिए कि इसके जो डायगोनल्स हैं ये इक्वल होने चाहिए। स्क्वायर के लिए ये ज़रूरी है कि इसके डायगोनल्स इक्वल हो। तो AC और BD निकाल लो, करेंगे भाई? AC और BD निकालिए जरा, मैं आता हूँ अभी, आप AC BD निकालो।
बाकी दो साइड तो निकाल सकते हैं। हाँ नहीं, बाकी दो साइड से अगर आप निकालोगे तो वो तो इक्वल ही आएंगी। रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल होती हैं। रोम्बस एक स्क्वायर कब होगा, जब उसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो या तो आप देखिए रोम्बस तो प्रूव हो चुका है ना। अब आप क्या करें, या तो इसको 90 डिग्री प्रूव कर दो, ठीक है, पाइथागोरस सेटिस्फाई कर दो कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर। या फिर ये साइड और ये साइड निकाल लो, डायगोनल्स अगर इक्वल है तो स्क्वायर है, नहीं तो नहीं है स्क्वायर, ठीक है। 1 मिनट में आ रहा हूँ, आप डायगोनल्स निकाल कर चेक कर लो इक्वल आ रहे हैं या नहीं। AC और BD निकालिए, अभी चेक करता हूँ मैं। सर के लास्ट से करना जरा। सर के लास्ट AC क्या है? हाँ AC क्या है? AC मुझे पता नहीं, आप AC और BD देखो कि कितना आ रहा है, इक्वल आ रहा है या नहीं, बस ये देखो। इक्वल आ गया नहीं है तो इसका मतलब रूट 18 और रूट 8 या हाँ भाई हुआ कि नहीं? हाँ रूट 2 आना चाहिए। रूट 2 आ रहा है, हुआ भी है नहीं देखा अभी देखो, देख लो ऐसा नहीं है, करता है आज देख लो, तुम्हारी वजह से पीछे ही बैठा, बैग भी बराबर नहीं रखा है इसने। अच्छा ये तुम्हारा बैग है और तुम्हारा? हाँ मतलब पूरा संभाल कर एकदम। चलिए जी अगला देखिएगा, एग्जांपल नंबर 11। द 3 vertices of a parallelogram। ऑनलाइन वाले बच्चे बता दीजिए, हो गया सबके हो ना? हाँ हाँ रूट पे आ रहा है, हाँ जी रूट 18 और रूट 2। यस सर।
बस तो ठीक है। ऑनलाइन ऑनलाइन है कौन? सिद्धांत ऑनलाइन है कि नहीं? नहीं, आरव भी नहीं है। नहीं है, दोनों नहीं है। कल कोई आपका पेपर वेपर है क्या? सिद्धांत को मैंने फोन करा था, कह रहा नींद आ रही मुझे। 80 मार्क्स का अच्छा अच्छा। द 3 वर्टिसेस 80 मार्क्स का? 3 चैप्टर आ रहे हैं सर, 80 मार्क्स के 80 नंबर का? ऐसा क्या? मॉक टेस्ट, टाइम पास कुछ ना हो। कुछ खींच रहे हैं इस बार, पता नहीं। सर पता नहीं कितने पेपर चाहिए, उसके बाद 24 से यूटी 24 से यही 24? 24 से 7 तक। कुछ फिर उसके अलग, बाद सितंबर फर्स्ट वीक से मिड टर्म। कुछ अलग ही करना चाह रहे हैं ये। सर, चलिए देखिए, द एक 3 जना आईटी में निकल गया, एयर 3 लिया है, इसलिए बहुत करता द 3 वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। सब निकल रहा है ये उसका अटेंडेंस रजिस्टर नहीं दिखाएंगे ये, लेकिन क्या उसका अटेंडेंस रजिस्टर नहीं दिखाएंगे। ऋषि का हाँ हाँ, क्यों दिखाएंगे सर, स्कूल ही नहीं आया। वही तो मैं बता रहा हूँ ना। या फिर सर उसमें प्रेजेंट लगा देते हैं, उनमें form check ज़्यादातर ही बच्चे, करते हाँ, ज़्यादातर बच्चे जो हैं, जो IIT वगैरह की तैयारी करते हैं हैं। ना, वो तो आते ही वो नहीं 10th क्लास के बाद इसी तरीके से वो या तो स्कूल से, जो एग्जिस्टिंग स्कूल है वहीं पर बात कर लेते हैं कि भाई आप हमें अलाउ कर दो, आप एग्जाम्पशन दे दो हमें रेगुलर क्लासेस से, हम रेगुलर क्लासेस में नहीं आएंगे, ठीक है। और अगर वो कहते हैं कि नहीं भाई हम ऐसा नहीं करेंगे, तो फिर वो कहते हैं तो फिर आप टीसी दे दो हमको, फिर हम दूसरे स्कूल में दे देंगे। क्योंकि पूरा कोटा का सिस्टम भी इसी उस पर चल रहा है कि वहाँ पर स्कूल्स में डमी एडमिशन हो जाता है। डमी एडमिशन तो जानते हो, मतलब जाना नहीं पड़ता, बस एक बार, और फीस भी बहुत कम लगती है उसमें, शायद पूरा साल का शायद 50,000 60,000 रुपये बस नहीं लगता। और वैसे अगर रेगुलर स्कूलिंग में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा फीस लगती है। हमारे स्कूल में एनडीए कर लो तो 11th और 12th की फीस वापस मिल जाती है। अगर आपने एनडीए क्लियर कर लिया तो, है ना, हमारे में 10th में ये अच्छी चीज़ है, 90% बड़ी अच्छी चीज़ है वैसे। 90 से ऊपर है तो 75% फीस माफ, 95 से ऊपर 75 फीस माफ, तुम्हारे यहाँ का इधर का और तुम 99 DPS से राजनगर ज़्यादा एक्सटेंशन में हो ना? 95 राजनगर एक्सटेंशन में एक लड़का था, हर्षपुरी, वो तुम्हारी सोसाइटी जानते हो? ये भी पता होगा उसका एनडीए क्लियर हो गया, ये भी पता है उसका, तुम भी शायद जानते होगे। तो ये भी नहीं जाने। और हाँ, ये तो सबको जानता है। उसका एनडीए क्लियर हो गया, अभी मिला था 2 या 3 दिन पहले। तो 24 तारीख को उसका एसएसबी एग्ज़ाम है, तो 24 तारीख को पता चलेगा कि क्या रहा, क्योंकि वो कोशिश पूरी, मतलब उसने पूरी मेहनत उसी में लगा रखी है कि मेरा वही निकल जाए बस। सर मेरे एक क्लासमेट का भाई मतलब क्लियर हो गया था उसका, उसने देखा ही नहीं, रिजल्ट ही नहीं देखा। रिजल्ट ही नहीं देखा। फिर उसका वो था ना एम नीट था ना, तो उसमें रिजल्ट ही नहीं, उसका एनडीए निकल गया था। एनडीए निकल गया। बहुत स्मार्ट थे। अच्छा, फिर देखा कब? देखा जब तब वो डेट्स होते हैं ना, हाँ अपीयर होते हैं, हाँ, वो निकल गई तब देखा। वाह। चलिए देखिएगा, द 3 vertices of a parallelogram taken in order, of a parallelogram taken in order are -1, 0, 3, 1, and 2, 2 respectively. Full stop. Find the coordinates of the 4th vertex. Find the coordinates of the 4th vertex. The 3 vertices of a parallelogram taken in order are this. ठीक है, तो एक parallelogram है, तो let the vertices of the parallelogram be
ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -1, 0, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 1, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 2 एंड अब कैपिटल डी है, उसके कोऑर्डिनेट्स ले लो x, y, ठीक है। और अब मेरे को ये जो इसके कैपिटल डी के कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी कि ये x और y, यही निकालना है बस। ये कैसे निकालेंगे? पहले तो उन्होंने ये तो बता ही दिया है कि ये पैरेललोग्राम है। उन्होंने ये तो बता ही दिया कि ये पैरेललोग्राम है, तो ऐसे बनाएंगे। हाँ जी, तो ए के कोऑर्डिनेट्स है -1, 0, बी के कोऑर्डिनेट्स है 3, 1, सी के कोऑर्डिनेट्स है 2, 2 और डी के कोऑर्डिनेट्स है x, y। लिखिएगा सिंस ABCD is a parallelogram, therefore midpoint of BD is equal to midpoint of AC. Midpoint of BD is equal to midpoint of AC. ठीक है, क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो दोनों का मिड पॉइंट आपको निकालना, दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख देना है। और हम चाहते क्या हैं, हम इस डी के वर्टिसेस निकालना चाहते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहते हैं डी के, तो x और y निकालना है। तो मिड पॉइंट ऑफ BD क्या हो जाएगा, x + 3/2, x1 + x2/2 होता है ना, तो x + 3/2, फिर y1 + y2/2 यानी कि y + 1/2, AC का मिड पॉइंट तो -1 + 2/2, 0 + 2/2, x + 3/2, y + 1/2, -1 + 2, ये कितना हो गया 1/2, और 0 + 2/2 मतलब 2/2। अब हमें क्या करना है कि जो कोऑर्डिनेट्स हैं, मतलब ये इनको इक्वेट कर देना है, तो इक्वेटिंग द x and y coordinates equating the x and y coordinates on both sides. On both sides, ये क्या हो जाएगा, x + 3/2 is equal to 1/2, फिर y + 1/2 is equal to 2/2। इधर नीड टू गो, इधर नीड को कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल हो गया। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 1 - 3, तो x की वैल्यू होगी -2, और ये y + 1 is equal to 2, तो y की वैल्यू कितनी होगी, 2 - 1, यानी कि y is equal to 4, है ना। तो therefore fourth vertex is -2, 1। बताइए जी, क्लियर है? अब बस 1 मिनट रुक जाइए, मैं आपको ज़रा देख कर बता देता हूँ कि ये
अगला जो टॉपिक इसमें दे रखा है, कौन सा टॉपिक है? बताइए। एप्लीकेशंस ऑफ सेक्शन फार्मूला, इसमें है एरिया ऑफ ट्राइंगल। सेंट्रॉइड है, एरिया ऑफ ट्राइंगल करवाया शायद नहीं, नहीं करवाया। लास्ट ईयर तक तो नहीं था सिलेबस में, अभी बता दें। ऑनलाइन वाले बच्चे अभी देखना, मैं ना स्क्रीन शेयर करूँगा, देख लीजिएगा। क्या बोल रहे हो? हाँ वो वाला तो होगा, वो वाला तो होगा, देख देख के बताओ, रुको बस एक मिनट। हाँ जी, अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये यूनिट 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यूनिट 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें लिखा है कंसेप्ट्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला में भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंटरनल डिवीजन, बस ये लिखा हुआ है। और एक बार जो नई वाली एनसीईआरटी है उसमें चेक कर लेना, एरिया ऑफ ट्राइंगल वाली एक्सरसाइज दे रखी है या नहीं, ठीक है ना? सर नई जहाँ वाली पे- में सिर्फ 2 एक्सरसाइज दे रखी है, हाँ तो शायद ये लास्ट वाला टॉपिक होगा नहीं। 7.1 और 7. मैं आपकी एक क्लास और लूँगा इसकी, फिर ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म है। नेक्स्ट वन चल ट्राइंगल कर लेंगे फिर से, ट्राइंगल कर लेंगे। ट्राइंगल हाँ ठीक है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में कितने देंगे? ट्रिग्नोमेट्री तो मतलब ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, आपको क्या ज़्यादा किसी ने मुश्किल बता दिया नहीं, है, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ। हो जाएगा। एक्चुअली 3 चैप्टर्स हैं ट्रिग्नोमेट्री के। वो हाफ ईयरली के बाद हाँ एनसीईआरटी के हिसाब से 2 हैं, वैसे 3।